नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति और छात्र आंदोलन इस वक्त पूरी तरह से हाई वोल्टेज मोड में है। एक तरफ नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पूरे बिहार में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। वहीं बांकीपुर बाय इलेक्शन से पहले प्रशांत किशोर, बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, आईटी रेड और पुलिस एक्शन ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। आज इन तीनों मुद्दों पर को समझेंगे, सवाल करेंगे और जवाब चाहेंगे। हमारे गेस्ट से हमारे साथ है रामबंधु वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी विधायक धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सदन के भीतर जिस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं उन पर आरोप लगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मार्शलों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही आज 8 मिनट तक ही चली। विधान परिषद की कार्यवाही जो है वो 15 मिनट में स्थगित कर दी गई। तो क्या सरकार और विपक्ष समाधान के बजाय टकराव की राह पर है? किस तरह से ये पूरा जो प्रोटेस्ट है उसको देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से बिहार में बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया, ये जो पेपर लीक मसले को लेकर के छात्र आंदोलन था, वो कल पटना के सड़कों पे छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसी सड़क पे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी घमासान था। और आज सदन के भीतर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो गई विपक्षी पार्टियों पे और विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस आदि हमलावर रहे सत्ता पक्ष पे, तो कहीं न कहीं से जो पेपर लीक का छात्र आंदोलन था वो हाईजैक हो गया है राजनेताओं के द्वारा। अब बिहार में, कम से कम बिहार में तो इस आंदोलन पे भरपूर राजनीतिक रंग चढ़ चुका है। कल जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी हुई, उनको चोट भी आई, उनके साथ बदसलूकी भी हुई है, तो उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के पार्टी कार्यालय के बाहर आकर के भिड़ गए, तो पूरा जो रंग है वो एक राजनीति में ढल चुका है। तो पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं जो छात्रों की जो मूल मांग थी, जो प्रदर्शन के जरिए सरकार के खिलाफ जो नाराजगी जाहिर करना चाह रहे थे, और उसमें जो एक मास अपील की बात थी, अगर ये जो आंदोलन था हिंसक नहीं होता, मुद्दे से भटकता नहीं, पत्रकारों के साथ या अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी नहीं होती, तो ये जो मूल मुद्दा था अपने मूल स्वरूप में रहता और फिर इससे जो आम जनता का भी कनेक्शन होता, जैसे कि पूर्व में हमने कई आंदोलन, अन्य आंदोलन या अन्य आंदोलनों में देखा है, उस तरीके से भी है नहीं। तो बिहार में भरपूर इसका राजनीतिक रंग इस पे चढ़ा दिया गया है और भरपूर राजनीतिक तरीके से इसका उपयोग भी हो रहा है। आज सदन में भरपूर हंगामा हुआ। जो सत्ता पक्ष के विधायक थे वो कल के प्रदर्शनकारियों को गुंडा भी बताया कि कल उसमें कई अपराधी किस्म के, गुंडे किस्म के लोग आए। इसको लेकर के काफी तीखी नोकझोंक हुई। विधायक आईपी गुप्ता, उन्होंने भी काफी तीखी नोकझोंक की। सदन से बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि सदन के भीतर तो ऐसी स्थिति थी कि मारो मेरी हत्या कर दी जाती, मार्शल से उनको हटवाया गया। तो इस तरीके की जो हंगामा है, और आज पटना में भी प्रदर्शन है, और बिहार के अन्य जिलों में भी प्रदर्शन है। कटिहार वगैरह में तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है। तो और आज पटना में भी स्थिति कोई बहुत ही पुलिस के नियंत्रण में नहीं है। पटना विश्वविद्यालय से जो छात्र निकले हैं वो सड़कों पे भी हंगामा कर ही रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब इसका एक जहां तक सवाल है कि क्या इसका कोई समाधान निकलेगा, तो जिस तरीके से सदन के भीतर या सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, मुझे नहीं लगता कि यह समाधान निकलेगा। दूसरी बात है कि इसका समाधान तो केंद्र से निकलना है। उनकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि पेपर लीक में जितने गुनाहगार हैं उन गुनाहगारों को तो कुछ ही दिनों में, मतलब ऐसा नहीं कि उन लोगों को पकड़ना, उन लोगों को चिन्हित करना, उनको सजा देना, ये कोई ये बहुत तेजी से इसको किया जा सकता है। तो इसीलिए उन लोगों का जो आक्रोश है वो शिक्षा मंत्री के खिलाफ है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो ये माना जाता है कि सरकार उनकी मांगे मान ली, क्योंकि पेपर में आप देखिए कि क्वेश्चन पेपर की छपाई से लेकर के और एग्जामिनेशन सेंटर तक
जितने भी स्टेप्स हैं इसमें परिवहन आदि सब तो टेंडर के द्वारा यानी निजी हाथों में हर कार्य जाता है, निजी ठेकेदारों के हाथ में जाता है। अब इन सबों को चिन्हित करना और इनमें अपने उसके अपराधियों को ढूंढना और उन्हें सजा देना, ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। और निश्चित तौर पे इसमें सत्ता के जो भी नौकरशाह हों या नेता मंत्री हों, कहीं ना कहीं इनकी तो संलिप्तता होती ही है। इस सबको उजागर करना एक बहुत कठिन टास्क है। इसके एवज में वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री त्यागपत्र दे। तो बिहार के जो नेता हैं, बिहार में चाहे सत्ता पक्ष हो, उनके हाथ में स्थिति कुछ ऐसी है नहीं कि वो छात्रों की जो मांग है उनको पूरा कर सके। हाँ, ये है कि एक संवाद हो सकता था, लेकिन संवाद उसी दायरे में होगा जिस दायरे में केंद्र सरकार कर रही है। जो केंद्रीय नेतृत्व है जिस दायरे में रह करके छात्रों से संवाद करेगी, उससे आगे बढ़ के बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है। और बिहार में स्थिति ऐसे भी नाजुक है, एक बाई इलेक्शन भी हो रहा है, तो इस स्थिति में बिहार के लिए एक जटिल परिस्थिति है। अब सदन के भीतर आज भी हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई रुक गई। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में इसका एक राजनीतिकरण हो चुका है। ये और जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, अगर आंदोलन अहिंसक रहे तो आम लोगों की सहभागिता बढ़ती भी है। क्योंकि देखिए, ये बिहार में अभी कई मसले हैं। अभी भरत तिवारी इनकाउंटर मसला हुआ, एक अपने आप में सम्राट चौधरी के आने के बाद जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, वो भी एक यानी कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना, वो भी एक राजनीतिक तौर पे एक मुद्दा है। लेकिन पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जिसपे अब तक कोई राजनीतिक रंग नहीं चढ़ा था। वो आम लोगों की समस्या है और उससे बहुत आहत है हमारा समाज। जो केवल बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपने बच्चों, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो जिस नौकरी या जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उसको पहले किसी ने खरीद लिया है। तो ऐसे में उन्हें एक बहुत बड़ा जोरदार झटका लगता है, तो उनके मन में आक्रोश है। तो ये अपने मूल स्वरूप में रहता तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी की जो छवि है, उस छवि को धूमिल करने वाला ये आंदोलन था। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये किस रूप में रहता है। और बीजेपी बनाम अगर कांग्रेस या बीजेपी बनाम विपक्ष हो जाए तो कहीं ना कहीं इसमें छात्रों का जो मूल मांग है वो गुम हो जाएगा। और दूसरा कारण है इनका हिंसक प्रदर्शन। सड़कों पे जिस तरीके से तोड़फोड़ और पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी हिंसा और राजनीतिक नोकझोंक में छात्रों की जो मूल मांग है, कम से कम बिहार में तो गुमनाम हो चुकी है। सर, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का गुस्सा दिखा, सड़कों पर छात्र आए, पटना से लेकर कटिहार, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा समेत कई जिलों में प्रदर्शन जो है वो अलग अलग लेवल पे हुआ। कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं डिटेंशन हुआ, कहीं वाटर कैनन, तो कहीं हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट। तो छात्र कह रहे हैं कि उनका भविष्य जो है वो दांव पर है, जबकि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस टकराव का समाधान तो कुछ निकलेगा ना, क्योंकि छात्रों से निपटने के लिए पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी, ज्यादा बल प्रयोग क्यों किया गया? क्या शिक्षा व्यवस्था की नाकामी सड़क पर गुस्से में बदल गई? पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने में सिस्टम क्यों नाकाम रहा है? अगर कोई आंदोलन या कोई भी प्रदर्शन अहिंसक हो, खासकर आप एक स्थान पे बैठ करके धरना दे रहे हैं, तो लंबे समय तक चलता है। जैसा कि चला है, किसानों का आंदोलन कई महीनों तक चला, ये भी आंदोलन लगभग 20-25 दिनों तक अभी चला भी है। तो अहिंसक आंदोलन एक जगह बैठ करके अगर कोई धरना होता है, प्रदर्शन होता है, तो वो मास अपील भी उसमें होता है और उसकी अवधि लंबी हो सकती है। लेकिन सड़कों पे अगर आप रोड़ेबाजी कर रहे हैं तो पुलिस की भी अपनी व्यवस्था है। वो 2 दिन मतलब 24 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा वो ऐसे किसी भी ग्रुप को सह नहीं सकती जो सड़कों पे आके रोड़ेबाजी कर रही है, पत्थरबाजी कर रही है। तो कहीं ना कहीं टकराहट तो हो ही रही है। और सड़क पे अगर छात्र बनाम या आम लोग बनाम पुलिस होता है, तो पुलिस कहीं ना कहीं अपने क्षमता से, अपनी रणनीतियों से जो भीड़ है उसको हटा देती है। तो अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे आके हिंसा,
तो ये मान लीजिए कि आपका जो प्रदर्शन वो लंबा चलने वाला नहीं है और आम लोग उससे जुड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कल दुकानें बंद रही, बहुत सारे दुकानदारों को भी चोट लगी है। पटना की जो सड़कें पे डाक बंगला चौराहा से लेकर के गांधी मैदान के इलाकों में, एग्जीबिशन रोड के इलाकों में सैकड़ों दुकानें हैं, वहां कई कामगार लोग जाते हैं, वो सब कल अस्त व्यस्त रहा। काफी शाम के बाद ही वो सब जो स्थिति है वो सुचारू रूप से कायम हो पाया, तो आम लोग उससे जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक जगह तय करके और प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे कटिहार में पुलिस ने लाठी चलाई है, तो वो डीएम के कार्यालय में अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो जाने के बाद वो पत्थरबाजी भी शुरू कर देते हैं। चलिए देखिए, अभी तक कई ऐसे हम मीडिया में देख रहे हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे पुलिस की लाठीचार्ज की आलोचना की जा रही है, लेकिन यहाँ एक तथ्य ये भी है कि पुलिस पे या आम लोगों पे रोड़ेबाजी भी हो रही है। तो ऐसे में पुलिस कर भी क्या सकती है। लेकिन जहां तक छात्रों का आक्रोश है, वो हर जगह प्रदर्शन कर सकते हैं, उनकी मांग भी जायज है और उनकी मांग को लेकर के आम लोगों में गुस्सा भी है। जो प्रदर्शन पे उनके साथ नहीं है, सड़क पे या जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो परिवार उनके साथ नहीं है, अपने घरों में है, उनके मन में भी पेपर लीक को लेकर के एक गुस्सा है, सरकार के विरुद्ध एक गुस्सा है। इसमें कहीं किसी तरह के संशय की कोई बात है नहीं। और मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा मौका है जिसपे ये मोदी सरकार, जो मजबूत सरकार मानी जाती है, दृढ़ राजनीतिक इच्छा वाली सरकार मानी जाती है, वो मूक हो चुकी है। अपने बचाव में वो बहुत कुछ नहीं कह पाती है और न कह पाएगी, सिवाय इसके कि वो प्रयास कर रही है, या अब तक पेपर लीक के अपराधियों को, दोषियों को पकड़ने के लिए उन्होंने जो छिटपुट प्रयास किया होगा, उसके आंकड़ा परोसने के अतिरिक्त बीजेपी की सरकार कुछ भी नहीं कह पाएगी अपने बचाव में। ये एक ऐसा मसला है, वास्तविक मसला है, लेकिन इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप याद कीजिए, जंतर मंतर पे जब ये प्रदर्शन चल रहा था, तो ये मसला तो पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था की जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, या जो उसमें जो सरकारी लापरवाहियां हैं, उसको लेकर के थी। लेकिन उसी मंच से कई ऐसे नैरेटिव आए जिससे आम लोग इससे जुड़ने से परहेज करने लगे, जिसमें आप कश्मीर में जो धारा 370 हटा, उसको लेकर के बात करी गई। इसमें एक नैरेटिव कहा गया कि भारत अगर माता है तो पिता कौन है। कई लोगों ने भाषण दिया कि प्रेमानंद जी से मिलने कोई वृंदावन क्यों जाते हैं। तो जो इस आंदोलन को, छात्र आंदोलन को मुद्दे से भटकाने के लिए भी उस मंच पे लोग आए, और कई अन्य क्षेत्रों का जो मुद्दा है, सारे मुद्दे को एक ही इकट्ठे वहां पे रख दिए। इससे भी एक आंदोलन कमजोर हुआ। यह आंदोलन तो मजबूत तब हुआ जब अनशन तोड़ दिया गया। जब लोग अनशन तोड़ दिए, उसके बाद एक बार प्रदर्शन हुआ, और मूल रूप से तब हुआ जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव आए, यानी कि जब विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हो गई, तब जाके इतना बड़ा हो गया। और आज भी आप जिन राज्यों में, जिन जिलों में, खासकर अगर आप बिहार भी देखें या अन्य जिलों में जहां प्रदर्शन हो रहा है, उनमें राजनीतिक कार्यकर्ताएं भी हैं। जितने भी पार्टियां हैं, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, उनका जो छात्र विंग के लोग हैं, वो लोग सड़कों पे हैं। इनमें आम जो छात्र हैं, उनकी सहभागिता कम है। और ये आंदोलन जो इतना बड़ा स्वरूप ले रहा है, ये स्वरूप मूल रूप से जो छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया था, उनके प्रशंसकों के द्वारा या मूल छात्रों के द्वारा नहीं है। जब तक इसमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं हुई, ये जो आंदोलन है वो बड़ा नहीं हो पाया। तो अब राजनीतिक हिस्सेदारी के कारण, विपक्षी पार्टियों के आने के कारण, तो इस पे राजनीतिकरण चलेगा ही चलेगा। अब सवाल इस बात का है कि विपक्षी पार्टी जो इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं, कार्यकर्ता भी शामिल हैं, सभी जो विपक्षी पार्टियों का जो छात्र यूनियन है वो भी शामिल हैं, वो अगर सब लोग सम्मिलित रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अड़े रहे, प्रदर्शन करते रहे, और प्रदर्शन का डिजाइन ऐसा हो कि वो कायम भी रहे, तो निश्चित रूप से सरकार पे दबाव पड़ेगा। बिहार में तो छात्रों के प्रदर्शन से ज्यादा आज छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में चर्चा सदन के अंदर जो सत्ता और विपक्ष के जो तीखी नोक जो आरोप प्रत्यारोप हुआ, इसको लेकर के ज्यादा है। सर, बिहार का यही, बिहार के में कौन छात्र थे, छात्र नेता कौन थे, लेकिन जंतर मंतर की अगर हम बात करें तो जंतर मंतर में काफी संख्या में स्टूडेंट्स थे, काफी संख्या में ऐसे लोग थे जो जरूरी, मतलब नीट का जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक से आक्रोशित लोग ही आए थे। फिर उसको राजनीतिकरण किया गया और
ऐसा ऐसा अमूमन होता है जब प्रदर्शन होता है, तो फिर जब विपक्षी पार्टियां भी उसमें सम्मिलित होती हैं। खैर वो मुद्दा हमसे दूर नहीं हो सकता, और जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और जिस तरह से अभी विधानसभा या विधान परिषद में हंगामा चल रहा है वो लगातार जारी है। हम सर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। उसमें सियासत जो है वो पूरी तरह से अभी इलेक्शन मोड में है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर चुनावी खर्च का आरोप लगाकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। वहीं आईटी रेड और पुलिस एक्शन को लेकर जनसुराज सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। चुनाव से ठीक पहले हुई इन कार्रवाइयों की टाइमिंग पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या इसका असर जो है वो वोटिंग पर पड़ेगा बांकीपुर में? क्या चुनाव से पहले कार्रवाई जो है वो संयोग तो महज नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जांच कर रही है, और क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई बांकीपुर का चुनावी माहौल बदल देगी? छात्र आंदोलन और एंटी इनकम्बेंसी का जिस तरह से फायदा क्या प्रशांत किशोर को बांकीपुर में मिलेगा? देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से प्रशांत किशोर पे अधिक खर्च का आरोप लगाया गया, बाद में उनके कार्यालय पे और जिस वो होटल में ज्यादा उस समय गुजार रहे हैं, वो होटल भी उनके पार्टी के पदाधिकारी का है, उस पे आईटी का एक रेड भी हुआ है। तो इस कार्रवाई से आम लोगों में एक संदेश गया है कि प्रशांत किशोर अब कड़े मुकाबले की स्थिति में आ चुके हैं। चुनाव जब शुरुआती दिनों की हम बात करें तो जिस समय आरजेडी की रेखा गुप्ता भी थी, नॉमिनेशन की थी, उस समय माना जाता था कि क्या प्रशांत किशोर दूसरी स्थिति में आएंगे, क्या वो रेखा गुप्ता से ज्यादा वोट ला पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और आरजेडी की जो स्थिति रही, जिस तरीके से उदासीन तरीके से आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता का चुनाव प्रचार है, तेजस्वी यादव जो उनके अध्यक्ष हैं, नहीं अध्यक्ष मतलब जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो जिस तरीके से चुनाव से गायब हैं, तो एक मैसेज भी जा रहा है कि क्या रेखा गुप्ता वाकई में एक डमी कैंडिडेट की तरह या एक खाना पूर्ति, आरजेडी कोटे से खाना पूर्ति करने के लिए वो चुनाव मैदान में है। तो उसका भी एक लाभ प्रशांत किशोर को मिला है, और बीजेपी की जो रणनीतियां रही इस चुनाव में उसका भी लाभ प्रशांत किशोर को मिल रहा है। उसका लाभ वोट में कितना मिलेगा ये तो समझने के लिए भी वक्त अभी बाकी है, लेकिन नैरेटिव में प्रशांत किशोर को बहुत लाभ मिला है। देखिए, ये जो बांकीपुर क्षेत्र है वो नितिन नवीन का माना जाता था, तो और ये जो इलेक्शन भी है वो नितिन नवीन के चेहरे पे भी हो रहा है। तो अगर ये इलेक्शन बीजेपी बनाम आरजेडी रहता तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पिछड़ जाते, और ये जो बीजेपी बनाम आरजेडी का जो नैरेटिव है वो अगर आम लोगों की नजरों में ये आरजेडी बनाम बीजेपी रहे तो प्रशांत किशोर पिछड़ जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीतियां अपनाई हैं उससे ये नैरेटिव बीजेपी बनाम जनसुराज हो गया है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। अब उसमें बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता हैं, सभी कद्दावर नेता हैं, तो इससे प्रशांत किशोर को कहने का एक मौका मिल गया कि ये जितने भी बड़े नेता हैं सब हमारी घेराबंदी के लिए, या चूंकि हम मैदान में हैं इसलिए उनको उतारा गया है। अब एक बुनियादी सवाल यह है कि वास्तव में ये गर्व नितिन नवीन का या बीजेपी का है, तो फिर इन स्टार प्रचारकों की क्या जरूरत थी? क्या नितिन नवीन के चेहरे के जरिए ही ये चुनाव बीजेपी के नए प्रत्याशी नहीं जीत सकते थे? तो उनका बीजेपी का एक डिजाइन है कि उन्होंने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। अगर वो चाहती तो अघोषित तरीके से भी इन नेताओं को क्षेत्रों में घुमा सकती थी। अब उनमें से कुछ नेता, 4-5 नेता नहीं आए, तो उनसे सवाल पूछा गया, उनको नितिन नवीन के जरिए नोटिस जारी किया गया। ये बात भी मीडिया में आई, इस बात को भी प्रशांत किशोर बखूबी बुना रहे हैं। तो एक तो स्टार प्रचारकों का उपयोग जो है वो बीजेपी से ज्यादा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उनके कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको लेकर के जनता में मूल रूप से नाराजगी ही है, स्वाभाविक नाराजगी है। जैसे उसमें पटना के बड़े नेता रविशंकर हैं जो सांसद भी हैं, उनको लेकर के उनके क्षेत्र के लोग नाराज हैं। जब वो घूमने जाते हैं तो लोग उनसे और नाराज होते हैं, उनसे तीखा सवाल पूछ देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मिजाज है वो बिगड़ रहा है। इसके अतिरिक्त बीजेपी जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी को तोड़ी, प्रशांत किशोर के उन लोगों को बीजेपी अपने पार्टी में मिलाई है जो
विधानसभा चुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाए थे। यानी उनके आने से बीजेपी को कोई फायदा तो नहीं होगा, वोटों का तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आम लोगों में एक मैसेज चला गया कि आखिर कुछ न कुछ तो प्रशांत किशोर में ताकत थी, तब जाके बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ी है। तो इस तरीके से अब बीजेपी जिस तरीके से प्रशांत किशोर को ट्रीट कर रही है, मुझे लगता है कि वो प्रशांत किशोर को एक अवसर दे रही है अपनी बात लोगों में कहने के लिए। उधर प्रशांत किशोर जो हैं वो उनकी अपनी शैली है, प्रचार की शैली है, वो कर ही रहे हैं। ऊपर से जिस तरीके से छात्र आंदोलन हो रहा है, तो ये तो एक आम लोगों का गुस्सा है। देखिए, प्रशांत किशोर कई मुद्दों पे काम कर रहे हैं। उनका एक मुद्दा ये है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो इस चुनाव को सम्राट चौधरी का जनमत संग्रह बता रहे हैं, लेकिन इस पे भी इस पे भी जातिगत रंग चढ़ा हुआ है। आप सम्राट चौधरी की आलोचना कर रहे हैं, इससे अग्रणी जाति भले ही खुश हो जाए, लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं उनको लगता है कि चूंकि उनकी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना इसलिए उन पे प्रहार हो रहा है। तो वो भी मुद्दा जाति के रंग से बाहर नहीं निकल पाया। भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर मसला, ये तो बिहार में एक अजीब किस्म का इस पे जाति का जो एक आवरण है वो पहले से ही चढ़ चुका है। तो वो भी जाति से ऊपर उठ करके प्रशांत किशोर उस मुद्दे के जरिए भी जो प्रचार कर रहे हैं वो भी मास अपील नहीं बन पा रहा है। लेकिन पेपर लीक एक ऐसा मसला है जो अभी जाति से परे है, और हर घर के लोग ये मानते हैं कि सरकार इसमें नाकाम रही है, और संयोग से उस पर प्रदर्शन भी हो गया है। कल प्रशांत किशोर के एक प्रचार वाले कार्यक्रम में एक ऐसा छात्र अचानक आया जिसको प्रदर्शन के दौरान चोट भी लगी थी, सर भी फटे थे, वो माथे पे अपना बंडेज पट्टे बांध के वहां पे आया था। तो इसका एक प्रभाव तो पड़ता ही है। दूसरी बात है कि ये प्रदर्शन अगर कायम रहा तो आप कल्पना कीजिए कि घर के बच्चे प्रदर्शन करें और वहां से वो पुलिस की डंडा खा के आए, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि उनके घर के लोग जब ईवीएम के पास जाएंगे तो बीजेपी को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं अब बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से 1 हफ्ते का वक्त है और बीजेपी और जनसुराज दोनों अपने अपने मुद्दे ला रही है और अलग अलग तरह से एक दूसरे को घेर रही है, देखते हैं अब कि किसका मुद्दा हावी होता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।